नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। खबरदार की शुरुआत आज हम कर रहे हैं उन 3 तस्वीरों से जो खेल के प्रति हिंदुस्तान की दीवानगी का सबूत हैं। ओवल में चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की पारी लड़खड़ा गई है। सामना पाकिस्तान से है। देश को जीत से कम कुछ भी मंजूर नहीं, लेकिन टीम इंडिया के बड़े बड़े नाम वाले खिलाड़ियों ने टीम को शर्मनाक हार के करीब लाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन हॉकी में हमने पाकिस्तान को 7-1 से रौंद दिया है। वर्ल्ड हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को धो दिया है। आतंकवादी हमले को लेकर भारत के खिलाड़ियों ने काली पट्टी लगाकर अपना विरोध जाहिर किया। तो इंडोनेशिया बैडमिंटन से एक बहुत अच्छी खबर आई। इंडोनेशिया बैडमिंटन ओपन में भारत के श्रीकांत ने खिताबी जीत हासिल की। हॉकी बैडमिंटन में हम हीरो रहे, लेकिन क्रिकेट में हम जीरो साबित हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि हम जितना कॉन्फिडेंट थे, आप स्कोर इस बार सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। 156 पर 8 और ये 338 रनों का पीछा करते हुए भारत का स्कोर है। और सिर्फ 28वां ओवर इस वक्त चल रहा है। मतलब ये हुआ कि टीम इंडिया बुरी तरह से पिछड़ रही है और लगातार उसकी एक के बाद एक विकेट गिर रहे हैं। लेकिन हॉकी में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से पीट दिया है। टीम की जीत पर मैनेजर क्या कहते हैं, पहले ये सुन लेते हैं। इस वक्त मैं हूं जुगराज सिंह जी के साथ, जो भारतीय हॉकी टीम के मैनेजर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और बहुत बधाइयाँ आपको। थैंक यू। लेकिन मैं आपके हाथ में एक ये ब्लैक बैंड भी देख रही हूँ। इसका क्या, दिखाएं हमारे व्यूअर्स को थोड़ा आगे से करके, इसका क्या मतलब है? ये जो हमारे मुल्क के जो सोल्जर, जो हमारे आर्मी के जो जवान शहीद हुए हैं, ये उनको एक रिस्पेक्ट देने के लिए था। जस्ट टू शो देम दैट वी लव देम एंड वी आर ऑलवेज देयर फॉर देम। ये उनकी रिस्पेक्ट के लिए हमने पूरी टीम ने। और अब खबर कश्मीर में आतंकवादी साजिश की, जो लगातार जारी है। लश्कर के आतंकवादियों ने आज एक बार फिर से जम्मू श्रीनगर हाईवे पर सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया। LOC पर घुसपैठ की साजिश का इनपुट इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास है। मतलब जुनैद मट्टू को मौत के घाट उतार देने की तलमलाहट। लगता है आतंकवादियों की जल्द खत्म नहीं होने वाली। कश्मीर में आतंक के शोलों पर पानी फिरता नहीं दिख रहा। जुनैद मट्टू की गीदड़ वाली मौत लश्कर को दिल मिलाए जा रही है। झल्लाहट और बौखलाहट में लश्कर-ए-तैयबा हर रोज हमले कर रहा है। लश्कर ने हमले का सिलसिला जारी रखते हुए बिजबेहरा में एक बार फिर हमला किया। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर आतंकियों ने एक वाहन पर हमला कर फरार हो गए। माना जा रहा है कि यह जुनैद मट्टू की टुकड़ी के ही आतंकी हैं। ये वही इलाका है जहां लश्कर कमांडर जुनैद मट्टू को मौत के घाट उतारा गया। मट्टू के मारे जाने के बाद लश्कर लगातार इन इलाकों में हमले कर रहा है। शनिवार को लश्कर ने बिजबेहरा इलाके में CRPF कैंप पर फायरिंग की। शुक्रवार को अनंतनाग के अचबल में घात लगाकर 6 पुलिसकर्मी मार डाले। गुरुवार को भी घाटी का हैदरापुर इलाके में आतंकियों ने पुलिस जवानों पर 2 हमले किए, जिसमें 2 जवान शहीद हुए। तक के पास एक्सक्लूसिव इंटेलिजेंस इनपुट के मुताबिक ये वक्त सतर्क रहने का है, क्योंकि सीरियल हमले अभी रुकने वाले नहीं हैं। अंदरूनी इलाकों में जहां अटैक पे अटैक हो रहे हैं, वहीं LOC पर घुसपैठ की साजिश के भी इनपुट हैं। LOC पर आतंकियों की नई खेप की घुसपैठ के खतरे को देखते हुए सेना अलर्ट पर है। उरी, नौगाम और माछिल सेक्टर में घुसपैठ के खतरे को देखते हुए बड़े पैमाने पर कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मुकाबले के माहौल में 48 घंटे के भीतर फिदाइन हमले का खतरा भी जताया गया है। श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में आतंकियों का मूवमेंट देखा गया है। आतंकी यहां ग्रेनेड अटैक को अंजाम दे सकते हैं। सुरक्षा बलों पर फायरिंग भी कर सकते हैं। श्रीनगर के नूरबाग, नौहट्टा और ईदगाह इलाके में हमलों का खतरा जताया गया है। हम अपना रेगुलर कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, जो हम समय समय पे करते रहते हैं, ताकि हम फायर से फायर ड्रॉ कर पाएं और हम पहचान सकें अगर यहाँ पे कोई मिलिटेंट छुपा हो। घने जंगल में उनको छुपा मिल जाता है नज़र से,
उसके सिवाय वहाँ पे लोग कम जाते हैं, इस कारण हमें इन्फॉर्मेशन मिलना भी वहाँ पे मुश्किल होता है। जम्मू कश्मीर में लश्कर कमांडर जुनैद मट्टू और उसके 2 साथियों के मारे जाने के बाद जिस अंदाज से न सिर्फ मिलिटेंटों के जनाजे में मिलिटेंट संगठनों के सदस्यों ने अपनी मौजूदगी दिखाई, बल्कि साथ ही साथ कश्मीर में कई सुरक्षा बलों पर हमले बढ़ाए हैं, उससे साफ जाहिर है कि कहीं न कहीं कश्मीर में हालात जो हैं बिगड़ रहे हैं। और जिस अंदाज से स्थानीय मिलिटेंटों की मौजूदगी और उनकी तादाद बढ़ रही है, वो कहीं न कहीं सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का विषय है। पाकिस्तान के पैसे पर पलने वाले आतंकियों ने कश्मीर में खुला युद्ध छेड़ रखा है और इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाना जरूरी है। जरूरी सेना और पुलिस के मनोबल की मजबूती भी बनाए रखना है। आतंकी हमले में शहीद कश्मीर पुलिस के एसएचओ के घर आज डिप्टी सीएम निर्मल सिंह गए। ये आज तक की खबर का असर है। कल हमने शहीद के परिजनों से सरकार के सलूक पर सवाल उठाया था। आज सरकार के नुमाइंदे को शहीद के घर जाना पड़ा और मजबूत कदम उठाने की जरूरत है। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। रुख अगली खबर का। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के कब्रिस्तानों के कायापलट के नाम पर करोड़ों रुपए की हेराफेरी की फाइल खोल दी है। इस मामले की विभागीय जांच कराई जा रही है और अगर जरूरी हुआ तो सीबीआई को भी इस मामले की जांच का जिम्मा सौंपा जा सकता है, यानी कि अखिलेश पर एक और आरोप। गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। शमशान बनाम कब्रिस्तान के जिस सवाल को नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार में बड़ा सवाल बना दिया, उसे योगी सरकार अंजाम तक पहुंचाने में लगी है। योगी सरकार ने कब्रिस्तान घोटाले की फाइल के पन्ने फिर से खोल दिए हैं। विभागीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जिसके बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। कि जब बजट शुरू हुआ था कब्रिस्तान के बारे में एक योजना बनाई थी पिछली सरकार ने, तो पहला बजट जब था तो 200 करोड़ का था। फिर उसके बाद वो एकदम से जंप करके 400 और आते आते आखिरी जो अभी वित्तीय वर्ष गया जिसमें सरकार गई, वहां आते आते 1200 करोड़ रुपया खर्चा कर दिया गया। तो ये देखना होगा कि जो कब्रिस्तान की बाउंड्रीज हुई हैं उनमें गुणवत्ता क्या है, क्या वो जगहें कब्जा की गई हैं जो वाकई में कब्रिस्तान थी, या उसके आड़ में अवैध कब्जे भी कर लिए गए। ये सारी चीजें एक जांच का विषय है, चूंकि ये छोटी बात नहीं है। 1200 करोड़ रुपए अगर सरकार के लगे हैं तो कम से कम जस्टिफिकेशन आना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा रुपया जो है वो एक एजेंसी ने खर्चा किया है, खाली एक नोडल एजेंसी है CNDS, उसके थ्रू गया है। तो इसमें पारदर्शिता होना चाहिए और जो कुछ भी हुआ है वो कार्य पूरे आना चाहिए सरकार के सामने और जनता के सामने आना चाहिए निकलकर। यूपी सरकार को कब्रिस्तानों के बारे में कई शिकायतें मिली हैं, जिनके सच की तलाश का फैसला योगी सरकार ने कर लिया है। सरकार को कब्रिस्तानों के नाम पर लोगों की जमीनें कब्जा करने की शिकायतें मिली हैं। कई जगह अवैध घेराबंदी कर कब्रिस्तान बताकर कब्जा करने की भी शिकायतें हैं। कब्रिस्तानों की गुणवत्ता को लेकर भी शिकायतें सरकार तक पहुंची हैं। अखिलेश सरकार ने 200 करोड़ रुपए कब्रिस्तानों की घेराबंदी पर खर्च किए। ये रकम कहां खर्च की गई, इसकी जांच होगी। 1200 करोड़ का काम एक ही एजेंसी को दे दिया गया, इसकी भी तहकीकात की जाएगी। जांच में अखिलेश सरकार में अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री की जिम्मेदारी की भी जांच होगी। जरूरत पड़ी तो योगी सरकार पूरे मामले की जांच सीबीआई से भी करा सकती है। क्या वो कब्रिस्तान जो लीगल थे, लीगल कब्रिस्तानों को ही वो पैसा गया है? अगर लीगल कब्रिस्तान पर पैसा गया है तो ठीक है, और अगर लीगल कब्रिस्तान पर नहीं गया है, वहां पे कब्रिस्तान इंदराज नहीं है, उसकी आड़ में इंक्रोचमेंट किया गया है या अवैध भूमियों का कब्जा किया गया है, अवैध भूमि का, तो वो भी तो अपने आप ऐसी शिकायत आई है? बिल्कुल आई हैं ऐसी शिकायतें, बहुत सी शिकायतें ऐसी आई हैं कि मेरी जमीन कब्रिस्तान में नहीं थी, मेरी कब्रिस्तान में दिखाकर उसको कवर कर लिया गया है। तो पूरे प्रदेश से हमारे पास शिकायतें आई, इसलिए इसकी जांच बहुत जरूरी है। ये जांच फिलहाल कौन कर रहा है और क्या ये आगे भी जांच सीबीआई तक भी जा सकती है? देखिए, अभी तो प्राइमरी स्टेज में तो हमारा विभाग ही जांच कर रहा है, अल्पसंख्यक विभाग ही जांच कर रहा है इसकी, और उसके बाद जरूरत पड़ने पर अगर लगेगा कि इसमें बहुत ज्यादा अनियमितताएं हैं तो ये जांच भी वहां जा सकती है। यूपी में अखिलेश सरकार ने कब्रिस्तान की सूरत बदलने के लिए 1200 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, लेकिन कब्रिस्तान की बदहाली वैसी की वैसी रही। आज तक ने मुगल सराय की एक मस्जिद का रियलिटी चेक किया। वहां की ग्राउंड रिपोर्ट कब्रिस्तान के नाम पर हुए अंधाधुंध खर्च पर खुद में सवाल है। हमने पाया कि कब्रिस्तान की बाउंड्री अधूरी है, गेट का बुरा हाल है, जानवर बेरोक टोक
अंदर बाहर आ जा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं चारों तरफ यहाँ पे ना बाउंड्री है, पशु यहाँ पे अंदर चले जाते हैं, गाय भैंस बकरी जो भी कुत्ते कुछ भी, जो कि नहीं जाने चाहिए। एक अच्छे कब्रिस्तान में, अच्छे शहर में ऐसा नहीं होता। सरकार की तरफ से बड़े बड़े दावे किए गए कि कब्रिस्तान के लिए ये फंड है, कब्रिस्तान के लिए वो फंड है। हो सकता है बजट पास भी होता हो, कहाँ तक पहुँचता है, कैसे पहुँचता है, बाकी सूरत हाल जो है कब्रिस्तान की वो आपके सामने है। पिछली सरकार ने 1200 करोड़ खर्च किया है कि 12,000 करोड़ खर्च किया है, वो हमारे कब्रिस्तान में जो आया है वो आपके सामने है कि बाउंड्री कुछ हो रही थी लेकिन बाउंड्री हो नहीं पाई। अब फंड की वजह से रुकी, किसी और वजह से रुकी, ये सरकार जाने। योगी सरकार पूरी तरह दूध का दूध पानी का पानी करने के मूड में है। शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड को भंग कर दिया गया है। और ये बड़ी खबर, लेकिन बुरी खबर आ गई है। फाइनल में भारत पाकिस्तान से हार गया है। शर्मनाक हार ये है ये भारत की, और 338 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पूरी की पूरी टीम ने सरेंडर कर दिया। भारतीय बल्लेबाजी पूरी तरह से नाकाम हो गई और कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं था पांड्या को छोड़कर जिन्होंने 76 रन बनाए थे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि 50 ओवर भी पूरे नहीं खेल पाई है। रोहित शर्मा 0, शिखर धवन 21, विराट कोहली 5, युवराज सिंह 22, धोनी 4 रन, जाधव 9 रन, जडेजा 15 रन, अश्विन 1 रन, बुमराह 3 रन। ये हमारा स्कोर है और इस तरह से एक बेहद बुरी हार। और आइए अब हम आपको इसी खबर पर विस्तृत जानकारी और पूरे विश्लेषण के लिए चलते हैं हमारी सहयोगी श्वेता के पास। ओवर टू यू श्वेता। शुक्रिया सईद। वाकई जिस तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी में ये हार भारतीय टीम को देखने को मिली है, कभी उम्मीद नहीं थी कि फाइनल में आकर इस तरीके से टीम इंडिया निराश कर देगी। इस चैंपियनशिप की चोटी की टीम, इस चैंपियनशिप की डिफेंडिंग चैंपियन, लेकिन उस सब के बीच नतीजा कुछ ऐसा है जिस पर किसी भारतीय फैन को, या यूं कहें कि टीम इंडिया को खुद विश्वास नहीं हो रहा होगा किस तरीके से बल्लेबाजों ने पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया। पूरी टीम इंडिया ने ही सरेंडर कर दिया। पहले तो पाकिस्तान की टीम को 300 के पार जाने दिया। 339 का जब लक्ष्य सामने था, एक एक कर बल्लेबाज, शुरुआत की जो 16 गेंद थे उसमें 2 जो हमारे सबसे बड़ी उम्मीद थे टीम इंडिया के, पहले तो ओपनर रोहित शर्मा, उसके बाद कप्तान विराट कोहली, दोनों पवेलियन रवाना हो चुके थे। एक दफा थोड़ी देर के लिए मैच में लगा जब हार्दिक पांड्या रन बना रहे थे, लेकिन 6 विकेट तब भी गिर चुके थे। लेकिन एक अजीब से रनआउट में वो भी, उनका भी विकेट चला गया और आखिरकार पूरी टीम इंडिया सिमट गई एक ऐसे टोटल पर जहां पर 180 रन से पाकिस्तान ने जीत हासिल कर ली है। मदन लाल जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। विक्रांत गुप्ता ओवल के बाहर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रांत, नाउमीदी की भी हद इसी को कहेंगे कि एक ऐसी बेहतरीन टीम, ऐसा नहीं है टीम इंडिया खराब हो जाती है, एक ऐसी बेहतरीन टीम जिसने इतनी करारी शिकस्त को आज झेला है चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में। सही बात है श्वेता, और बैड डे सुबह से ही, क्योंकि जब विकेट मिला भारत को, नो बॉल पर कैच हुआ, उस वक्त लग रहा था कि साइंस अच्छे नहीं है। पाकिस्तान की पहले तारीफ, क्योंकि एक ऐसी टीम जो नीचे से ऊपर आई, एक ऐसी टीम जो 2 साल पहले इसलिए क्वालिफाई कर पाई थी क्योंकि वो जिम्बाब्वे नहीं गई। जिम्बाब्वे जाते शायद पहला मैच हार जाते तो वो वेस्ट इंडीज क्वालिफाई करता। आप अंदाजा लगाइए, 8 नंबर की टीम अगर आज जीती है तो वो टीम डिजर्व करती थी जीतना। दूसरी बात ये कि भारत ने आज वाकई में, वो कहते हैं ना कि हाथ में प्लेट में डालकर उनको मैच दिया। टॉस जीतकर आपको पहले गेंदबाजी करनी थी, वो सही था फैसला। लेकिन आज जो मैं क्रिकेट देख रहे हैं श्वेता, यहाँ पर 5 फील्डर अगर सर्कल में है और जिस तरह से मॉडर्न डे क्रिकेट चल रही है, आपको 5 स्पेशलिस्ट गेंदबाज चाहिए। आप अंदाजा लगाइए कि आपके रविंद्र जडेजा, अश्विन और केदार जाधव के 3 ओवर, 21 ओवरों में 165 रन आपने दिए। स्पिनर आपकी ताकत है, 165 रन 21 ओवर में देकर आप कहां से रोक लेंगे। और पाकिस्तान किसने सोचा था कि बैटिंग इतनी अच्छी करेगा। हमें था कि उनकी गेंदबाजी थी। आपको याद होगा ब्रेक शो में भी श्वेता हम मिले थे, हमने कहा था नाउम्मीद तो नहीं होंगे, लेकिन अगर भारत 15 ओवर खेलेगा तो भारत 340 भी चेस कर सकता है। 15 ओवर में आपके आउट हो चुके थे आप, 15 ओवर में तो आपकी मेरे ख्याल आधी टीम आउट हो चुकी थी। तो नई गेंद का ही खेल था। पाकिस्तान का दिन था, भारत का दिन नहीं था। लेकिन लोग, मैं अभी मैदान से बाहर आया हूं और भारतीय फैंस तो चले गए थे,
भारतीय फैंस तो मैदान छोड़ चुके थे, वो एक एक कर चले गए थे। पाकिस्तानी फैंस ऑब्वियसली उनकी जीत है, जज्बा है, और चूंकि सोशल मीडिया पर भारत पाकिस्तान का बड़ा लड़ाई चल रही है ना, तो पाकिस्तानी फैंस काफ़ी मैं ये कहूँगा कि जीत के बाद काफ़ी उनका शोर हल्ला गुल्ला चल रहा था। तो किसी एक ने मुझे कहा कि भाई आप आईसीसी के फाइनल में खेल रहे हो और इतना बड़ी हार। तो मैंने उनको कहा यार 99 वर्ल्ड कप यही हुआ था, पाकिस्तान की टीम भी 120 ऑल आउट हो गई थी, तो ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आगे चलकर विराट कोहली की इस टीम को चैंपियन बनना है तो कई कमियां आज दिखी। जैसे मैंने पहले भी कहा था श्वेता, जीतते हुए तो कमियां नहीं दिखती हैं, हारने में दिख गई आज। अश्विन, जडेजा, जहां पर गेंद टर्न नहीं होगा इनफेक्टिव है। आपको रिप्लेसमेंट चाहिए, आपको वैरायटी चाहिए। आप टॉप 3 बल्लेबाजों के सिर पर खेल रहे थे, शिखर, रोहित और विराट। वो हर मैच में रन बना रहे थे, आप रन बना रहे थे, तो ये आज दबाव का मैच था। मेरा अभी भी मानना है कि अगर आप इन 50 ओवर को रिप्ले करें, 340 का दोबारा से टारगेट हो, और अगर नई गेंद पर रोहित शर्मा, विराट आउट ना होते तो हो सकता है भारत 340 केस करता। लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि ड्रेसिंग रूम इतने हल्के से और इतनी आसानी से हार मान लेगा। वाकई बहुत ज्यादा जो डिप्रेशन होती है सभी भारतीय फैंस को, विक्रांत क्या कहें, जिस तरीके से हम लगातार बात कर रहे थे। हालांकि एक थोड़ी सी खुशी इस तरीके से आई कि हॉकी, जो कि हॉकी का मुकाबला, लीग का मुकाबला जो चल रहा था लंदन में ही, वहां पर पाकिस्तान को 7-1 से शिकस्त दी है। लेकिन चूंकि हम लगातार क्रिकेट की बात कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं कहेंगे कि चलिए वहां की जीत हो गई है तो यहां नहीं। लेकिन मदन जी, इस टीम से ऐसी अपेक्षा, ठीक है हमारी टीम उतना अच्छा खेली, ठीक है आज अच्छा नहीं खेली, हमें टीम मैच में होता ही, बट लेकिन जो केदार जाते हैं ऐसा खेलते हैं जैसा कि वो उनको कुछ पता ही नहीं। हमको पता है कि आप सिचुएशन देख रहे हैं, 5 विकेट गिरे हैं, हार्दिक पांड्या दोनों आप मेन बैट्समैन है, उसके बाद में पीछे कोई प्लेयर नहीं है, आप ऐसा कैसे शॉट मार सकते हैं? ऐसा खेल रहे हैं आप जैसा कि आप एक 10-15 रन है मैच जीतने के लिए। तो इन लोगों को बोलना पड़ेगा। देखिए केदार जाधव के बारे में लोग कहते हैं कि ठीक है उन्होंने बहुत जबरदस्त खेलते हैं, 10 मैच में से 1 मैच जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। हमको मैच प्लेयर्स की कंसिस्टेंसी चाहिए, जैसे विराट कोहली है, जैसे रोहित शर्मा, शिखर धवन है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस होना चाहिए। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे अगर आप मैच को नज़दीक नहीं ले आ सकते तो फिर आप खेलने के हो ही नहीं। बट लेकिन पाकिस्तान टीम को हम दाद देनी चाहिए, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। हमने जब 3 विकेट गिर गए वहाँ पे हमारा बैकबोन हो गया। बट लेकिन विराट कोहली फिर भी जहाँ बॉल थोड़ा सा स्विंग होता है वहाँ पे थोड़ा फाउंड वांटिंग था, थोड़ी जल्दी किया है कि थोड़ा सा हल्का जा रोकते, 2-3 ओवर गेम को चलाते। क्योंकि देखिए गेंद मूव कर रहा है, जब गेंद मूव कर रहा हो तो तब चांसेस ज़्यादा होते हैं आउट होने के। एक उनका कैच भी ड्रॉप हुआ स्लिप में, पर उसी टाइम पे इनको थोड़ा सा इसको संभल जाना चाहिए था कि मैं थोड़ा सा गेम को ब्लॉक करता हूँ। अगर क्योंकि डर उनको इससे ही था, ज्यादा से ज्यादा डर। अगर आप देखें हार्दिक पांड्या ने कितने जबरदस्त बैटिंग की। अगर पाकिस्तान मैच इसलिए जीता कि हमको ऑल आउट किया, अगर पाकिस्तान हमको ऑल आउट नहीं करता वो मैच कभी भी नहीं जीत सकते थे। अगर मेरे ख्याल में हम 6-7 विकेट भी डाउन होते तो हम मैच जीते थे। वाकई, क्योंकि अगर मुकाबला भारत की बल्लेबाजी और पाकिस्तान की गेंदबाजी का होना था तो यहाँ पर भारतीय बल्लेबाजी ने तो कोई एक खिलाड़ी, एक हार्दिक पांड्या को छोड़कर किसी को देखकर ऐसा नहीं लगा कि कहीं पर कोई एफर्ट भी लगाया जा रहा है कि यहाँ पर चलिए हम अब उम्मीद कर सकते हैं कि शायद अब हम जीत जाएं। विक्रांत, जो प्रेशर का खेल हम बार बार बोल रहे थे, इस प्रेशर के खेल में हम कहते थे कि हमें फाइनल का अनुभव है, भारतीय टीम जो है वो बहुत बैटिंग डेप्थ वाली टीम है, हम गेंदबाजी के टाइम हमें मालूम है कि किस तरीके से सामने वाली टीम को चोक करना है। लेकिन यहाँ तो प्रेशर उल्टा पड़ गया, यहाँ तो भारतीय टीम को बहुत अंडर एस्टिमेट किया। और पाकिस्तान का भी देखिए यूथ है, ये 2007 वर्ल्ड T20 है भारत के लिहाज से, क्योंकि नया कप्तान आया था, उन्होंने अपने पुराने खिलाड़ी को बाहर निकाला है, नया जोश, नए खिलाड़ी। ये कौन जानता था कि फखर कौन है, क्या बैटिंग की उन्होंने, उनके गेंद बल्ले पर नहीं लग रहा था लेकिन 100 रन बना गए। तो आप ये देखिए पाकिस्तान की टीम खड़ी हो गई है, पाकिस्तान के पास गेंदबाज है। और मैं फिर यही कहता हूं, अजहर भाई इससे इत्तेफाक रखेंगे कि जो मॉडर्न डे वनडे क्रिकेट है जिसमें 5 फील्डर आपके सर्कल में होने हैं, बैटिंग विकेटों पर खेलते हैं आप 4 गेंदबाजों के साथ नहीं खेल सकते। हम हार्दिक पांड्या की बहुत तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने जाकर बड़े रन बनाए, लेकिन ये रन मैच जिताने वाले नहीं है, ये रन सिर्फ अपने लिए उन्होंने बनाए हैं। और हो ना हो ये रन जो है भारत को जिसकी जरूरत नहीं थी वो आगे चलकर नुकसान हो। क्यों? क्योंकि कप्तान को लगता है कि हार्दिक पांड्या कंप्लीट पैकेज है, वो कंप्लीट पैकेज नहीं है, वो गेंदबाज नहीं है। आपको यहाँ पर एक गेंदबाज चाहिए था, आप उमेश को खिलाते, आप शमी को खिलाते। मुझे तो कहीं ना कहीं 2003 वर्ल्ड कप फाइनल का पैरेलल दिखा, वहां पर भी सौरव गांगुली की टीम ने वही गलती की, अनिल कुंबले बाहर बैठे थे, नहीं खिलाया उनको, दिनेश मोंगिया को खिलाया। क्यों? क्योंकि जी विनिंग कॉम्बिनेशन से चलना है। आज आपको एक तेज गेंदबाज चाहिए था, आपको पिछले मैच में भी उमेश या शमी खिलाना था, आप क्यों लेकर आए हैं उनको? आपको गेंदबाज चाहिए। आप अगर ये सोच रहे हैं कि 7 नंबर का बैट्समैन आकर जिता देगा तो फिर आप एक चैंपियन टीम नहीं, फिर आप चैंपियन टीम नहीं है। अश्विन
बहुत बहुत निराश किया अश्विन ने। आज जो अश्विन ने गेंदबाजी की है, अजहर भाई, मदन जी, चेतन जी अगर देख रहे हो, ये क्या गेंदबाजी की है उन्होंने। और अश्विन पहली बार नहीं है, अब हर बड़ा मुकाबला उठाकर देख लें, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल उठाकर देख लें और वर्ल्ड T20 के मुकाबले उठाकर देख लें, बड़े दिन अश्विन ने, जहां पर सिचुएशन थोड़ी सी ऐसी हो कि बल्लेबाज की फेवर में हो, विकेटें नहीं लिए। तो अगर आपको 2 साल बाद, आपकी टीम बहुत अच्छी है, आप फाइनल तक आए हो, आप सेकंड बेस्ट टीम हो, लेकिन आप श्रीलंका से भी हारे थे, तो अगर आपको इन कंडीशंस में 2 साल बाद वर्ल्ड कप का एक बड़ा कंपेटिटर और एक बड़ा कैंडिडेट बनना है, तो इस टीम के साथ नहीं बन सकते। अजहर भाई ठीक कह रहे हैं, केदार जाधव, हार्दिक पांड्या, मेरा मानना ठीक है, ये इफ्स एंड बट्स हैं इनके साथ, ये थोड़ा ये कर दूंगा, थोड़ा वो कर दूंगा, लेकिन आज क्रिकेट ऐसी है कि आपको थोड़ा ये थोड़ा वो नहीं चाहिए, या तो ये चाहिए या तो वो चाहिए, या आप बल्लेबाज हैं या आप गेंदबाज हैं। वाकई, लेकिन अजहर आपने ये भी कहा कि हर मैच नहीं जीत सकते। 5 मैचों में अगर हम 2 मैच हार ही गए तो फिर जीते क्या 3 मैच? नहीं, वो तो सही है, बिल्कुल। देखिए आप, हमारी टीम ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं खेली, बट अच्छा खेली, बट जो फाइनल जो हमारा था, आज के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो आज का परफॉर्मेंस बिल्कुल हम बिल्कुल एकदम, मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है, बिल्कुल सरेंडर बिल्कुल कर दिया आपने, एक फाइट की कोशिश ही नहीं हुई है कहीं। नहीं, देखिए विकेट, मैंने आपको पहले भी कहा कि जब मैच अगर कंटिन्यूसली आप विकेट गिरते रहते हैं, तो अगर हर एक 2 ओवर में 3 ओवर में अगर विकेट गिरते हैं, तो वहाँ पे जब इतना लंबा स्कोर है तो चेस करना बहुत मुश्किल होता। देखिए मैंने जब भी कहा कि अगर 200 रन अगर 30 ओवर में बनते, चाहे हमारे अगर 3 विकेट भी गिरते, तो हम फिर भी कोशिश है कि हम मैच जीत सकते। बट यहाँ पे हमारे विकेट अगर 50 में हम 5 या 6 विकेट गिर जाएं, तो उसके बारे में कोई चांस ही नहीं रहता। उसके बाद ठीक है, विक्रांत मैंने जो कहा है हार्दिक पांड्या के बारे में, ठीक है, उन्होंने अपना चांस लिया और मार दिया, शायद वो 100 भी करते तो बहुत अच्छा होता था। बट लेकिन देखिए उनको बॉलर भी है, उनको बॉलिंग भी करना पड़ेगा, क्योंकि बॉलिंग और अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। पता नहीं क्यों शॉर्ट पिच डालते हैं कि एक ओवर में आप 6 डिफरेंट बॉल नहीं डाल सकते, क्योंकि मध्यमा बॉलर है, ऑलराउंडर है, मध्यमा भी पता है कि आप ओवर में पकड़ के डालना पड़ेगा। बट लेकिन केदार जाधव मेरे को नहीं लगता कि उतना लंबा खेल सके। देखिए एक आध मैच में खेलना बहुत किसी बड़ी बात नहीं है, बट आज उनके पास बहुत जबरदस्त मौका था कि आज मैच जिताने का या क्लोज ले जाने का। इसका मतलब ये है, आप यही हम कह सकते हैं कि इन्होंने अप्लाई नहीं किया अच्छी तरह, क्योंकि विकेट अच्छा था। इस विकेट के अगर अप्लाई करते, जैसे अगर 200 रन आप 30 ओवर में बना लिए, तो बाकी रन तो 140 बचे ना। अगर आपके पास विकेट होते तो इस विकेट पे रन बनते थे, ऐसी कोई बात नहीं। क्योंकि ऐसा नहीं है, बाउंड्री अचानक थोड़ी रोप आपकी साइड जाकर लगा दी गई कि आपका गेंद जा ही नहीं रहा है रोप के पास। इसमें क्या है, चेज जब करते हैं आप, चेज में कभी भी पीछे नहीं रह सकते, क्योंकि लंबा स्कोर है, 338 बहुत लंबा स्कोर है, तो आपको एटलीस्ट 5.5 6 के करीब चलना पड़ता है। अगर कहीं ज्यादा हो तो फिर आप एक्सीलरेट कर सकते हैं। अगर कहीं आप 4 के रन रेट पे चलेंगे तो फिर कभी भी 338 चेज करना बहुत मुश्किल होता था। मुश्किल तो है, हम लोग अपने आप को बहुत मुश्किल में डाल लिए। जैसे हम 3 विकेट गिर गए, हम लोग समझे कि बस विराट कोहली, शिखर धवन और रोहित शर्मा आउट होते, हमने कहा अरे हम हार गए मैच, हमारा एटीट्यूड अच्छा चेंज हो गया। ऐसा नहीं था कि हमने, युवराज भी आया, युवराज को भी फ्री खेलना पड़ता, ठीक है, एक ओवर में अच्छा चांस दिए, बट लेकिन जब लेफ्ट आर्म तो स्पिनर डाल रहा है, फ्री खेलिए, फील्ड आगे है तो थोड़ा मारिए, ऊपर से करें, तो आप नंबर 1 प्लेयर है, आप 300 वनडे इंटरनेशनल खेले, फिर धोनी को भी वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी, ठीक है, क्योंकि अब हर कंप्लेन तो करने के लिए बहुत है, बट लेकिन नहीं, कंप्लेन जैसे मैच होना चाहिए, कंप्लेन इसलिए हो रही है कि जैसे मैच होना चाहिए वैसा हुआ नहीं, और क्योंकि हमारी टीम जो है इससे ज्यादा कैपेबल थी। और एक विक्रांत ने 1-2 पॉइंट बड़े अच्छे बताए, अश्विन और जडेजा, ये हमेशा इन्होंने, अगर आपने भी देखा होगा कि टर्निंग ट्रैक के ऊपर ही ये ज्यादा अच्छी बॉलिंग कर पाए। अब जहां जैसे ऐसे ट्रैक आए वहां पे इन्होंने मारी बढ़िया विकेट लगा कि अश्विन मेरे को लगा नहीं, थोड़ा फिट नहीं था, गेम में ही नहीं दिख रहे थे, हर बार अंदर ही डाल रहे, विकेट लेने के लिए। फिटनेस तो उनकी सस्पेक्ट थी, क्योंकि वो साफ हमें तस्वीरों में दिख रहा है कि वो घुटने पर बांधे और साथ में फिजियो के हैं। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि अगर फिट नहीं है तो आपके पास विकल्प नहीं, आपके पास उमेश यादव है, आपके पास मोहम्मद शमी बाहर बैठे हुए थे। हर बार यही कहता हूँ कि फिट नहीं है तो आप नहीं खेलना चाहिए। आपको याद होगा 2004 में जब हम खेल रहे थे, जब जहीर खान ने फर्स्ट बॉल सेकंड बॉल रन किया, तो मैंने कहा था कि ये 1 ओवर से ज्यादा नहीं डालेंगे, तो क्योंकि मालूम हो जाता है, आप छुपा नहीं सकते आपका फिटनेस फील्ड पे। आज कैमरा है, 15-16 कैमरा चलते हैं, आप बिल्कुल अपने आप को छुटवाने, अगर आप फिट नहीं है तो बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। विक्रांत, विनिंग कॉम्बिनेशन इतना बड़ा भार था कि आप फिटनेस भी दरकिनार करके आप खिला रहे थे उसी 11 को। ये सारी चीजें दरअसल कई दफा लगता है कि क्या जो कप्तानी का अनुभव है, जो कप्तानी में एक अनुभव और परिपक्वता दिखनी चाहिए, क्या वो दिख रही थी? श्वेता, अच्छा पॉइंट ये भी। मुझे लगता है कि विराट को बहुत वक्त चाहिए अभी, क्योंकि धोनी ने बड़े साल कप्तानी की और लीडरशिप वाकई में एक ऐसा आर्ट नहीं है कि आपको ओवरनाइट आ जाता। आप दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बन सकते हैं, आप ठीक है, इस तरह के 10 में से 6 या 7 मैच विराट चेज करके जिता भी देते, आज नहीं जिता पाए,
लेकिन कप्तानी में वो मैच्योरिटी नहीं है। वही श्रीलंका का मैच और वही ये वाला मैच उठाकर देख लें, उनके पास ऑप्शंस नहीं थे। अब अजहरभाई ने इतनी कप्तानी की, आप चेंजेस कीजिए ना, आप युवराज से 2 ओवर डलवा दीजिए, कुछ तो कराइए, लेकिन आप वो धर्रे पर नहीं चल सकते। और मुझे लगता है कि कप्तान कोच की ये टसल जो है टीम को हार्म कर रही है। पता नहीं ये टीम कप्तान खिला रहा है या कोच खिला रहा है, या वो उसकी नहीं सुन रहा या उसकी नहीं सुन रहा। लेकिन अगर इतने बड़े बड़े खिलाड़ी, हम तो मीडिया है ना, हम तो बाहर बैठकर अगर उस चीज को देख रहे हैं, तो जो अंदर ड्रेसिंग रूम में है उनको क्या अंदाजा नहीं है? क्या उनको अंदाजा नहीं है कि अश्विन फिट नहीं है, वो क्यों खेलेंगे? अश्विन ने क्या गेंदबाजी कर ली? अश्विन ने एक मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ बड़ी अच्छी गेंदबाजी की, उसके बाद क्या किया? तो आपको देखना, जडेजा का ये टूर्नामेंट इतना ऑर्डिनरी टूर्नामेंट रहा है, आप कुलदीप यादव को नहीं लाए। अब पीछे मुड़कर तो 1000 बातें हैं, ये टीम आज जीत जाती, शायद उन बातों पर पर्दा पड़ा रहा है। हाइंडसाइट इज द बेस्ट साइड, पीछे मुड़कर आप सबसे बेहतर कर सकते हैं, लेकिन जो सामने देख रहे हैं विराट कोहली। अजहर कुछ कहना चाह रहे हैं आप? विक्रांत भाई एक चीज पूछ रहा था विक्रांत भाई, जब अश्विन बिल्कुल खराब बॉलिंग कर रहे थे, उनको 10 ओवर डालने का फायदा क्या था मुझे समझ में आया। और युवराज जब खेल रहे हैं तो मेरे ख्याल में उनको 1-2 ओवर डालना चाहिए, शायद फिट नहीं है बॉलिंग करने के लिए, या आप फील्डिंग में भी आप देखिए, फील्डिंग में भी आज कोई हमारे फील्डर अच्छा फील्डिंग नहीं कर सके और कितने मिसफील्ड्स है। और आज 2 या 3 बार आसानी से रन आउट हो सकते हैं हमारे प्लेयर्स। 15-20 यार्ड से भी अगर विकेट पे नहीं मार सक रहे तो फिर फील्डिंग क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं, क्या बताइए? वहां पे आपको फिट होना चाहिए। अगर प्लेयर फिट नहीं है, आप नहीं खिलाइए, यंग प्लेयर को खिलाइए। अजहर भाई वही बात है ना कि अगर आपको अश्विन का ऑफ डे है तो उनसे गेंदबाजी करानी है, आपका जडेजा का ऑफ डे है तो उनसे गेंदबाजी करानी है, हर मैच में करानी है। आपके पास क्या ऑप्शन? आपके पास केदार जाधव के 2-3 ओवर डलवाने हैं, आपने युवराज को ट्राई नहीं किया। मैं तो ये कहता हूं कि हर मैच में क्यों ऐसा हो रहा है कि जडेजा से बॉल नहीं डल रहा, आपको डलवाना पड़ रहा है, अश्विन से बॉल नहीं डल रहा, आपको डलवाना पड़ रहा है, हार्दिक पांड्या से बॉल नहीं डल रहा, आपको डलवाना पड़ रहा है। तो आप 11 खिलाड़ियों के साथ थोड़ी आए हैं इंग्लैंड में, आप तो 15 खिलाड़ी लेकर आए हैं ना। आपके पास 2 उमेश यादव और मोहम्मद शामी, 2 ऐसे तेज गेंदबाज बाहर बैठे हुए हैं जिनमें एबिलिटी है। और ये मैं फिर बार बार वही बात कर रहा हूं, आज वनडे क्रिकेट वो टीम जीत सकती है जो विकेटें ले सके। उमेश यादव विकेट टेकर है, मोहम्मद शामी विकेट टेकर है, आपको नई गेंद पर विकेटें चाहिए। भुवी ने शानदार गेंदबाजी की, जसप्रीत बुमराह ऑफ एंड ऑन अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा क्या? हार्दिक पांड्या लायबिलिटी हो गए, जडेजा लायबिलिटी हो गए, अश्विन लायबिलिटी हो गए, और आप फील्डिंग की बात कर रहे हैं। अश्विन, युवराज, केदार जाधव ये बहुत ही साधारण फील्डर है। रोहित शर्मा भी सर्जरी के बाद वो उनमें वो फील्डिंग नहीं है। और भारत की ताकत युवा टीम थी, क्योंकि ये टीम जीतती थी फील्डिंग से। आज अगर आप फील्डिंग में स्लो हैं तो आप हर गेंद पर 2 कदम पीछे हैं, और ये टीम 2 कदम। अजहर भाई, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हारना कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी सामने वाली टीम अच्छा खेला, 2 रन से मैच हारते हैं क्या? फील्डर अगर आपको वर्ल्ड कप जीतना है इन कंडीशंस में, तो क्या आपकी तैयारी है? क्या आप सिर्फ नाम ही लेकर आ जाएंगे यहाँ पर? नहीं विक्रांत भाई, अगर अपने पास अगर 4-5 फील्डर अगर इतना स्लो है, आप किधर छुपा सकते हैं? मैं समझता हूँ कि अगर 1-8 फील्डर ठीक है तो फिर भी आप छुपा सकते हैं, कहीं पीछे सामने रख सकते हैं। लेकिन यहाँ तो हर फील्डर बनना पड़ता है। धोनी बुरा बनते थे कि जो बड़े खिलाड़ी हैं, लेजेंडरी खिलाड़ी हैं, वो उनको कह देते थे। तो फिर कितनी बार टकराव हमने देखा है विक्रांत, की वीरेंद्र सहवाग को अगर कह दिया जाता था, वो बोलते थे कि मुझे फील्ड पर दिखा दो, मैं कहाँ कमजोर नजर आता हूँ। लेकिन एक कोशिश होती थी कि आप एक ऐसी टीम बनाने के प्रयास में है जहां पर एक लूप होल तो हो, तो समझ में आता है कि आप उसे किसी वीक पोजीशन पर डाल दें, लेकिन 4-5 आपके खिलाड़ी ऐसे हो जो फील्डिंग ना कर सके, तो फिर समझ नहीं आता। और यहाँ पर तो सबके हाथों से ऐसे निकल रहा है। कहाँ छुपा सकते हो? कैप्टन का बहुत डिफिकल्ट जॉब होता है, क्योंकि जब आपके फील्डर भी अप टू द मार्क नहीं है। नहीं, आज तो दिखाई दी है, फील्डिंग दिखाई दी है कि फील्डिंग इतनी ज्यादा अच्छी बेहतरीन हुई है। काफी वो मेरे को इंटेंसिटी भी ज्यादा अच्छी लगी। पाकिस्तान की बल्लेबाजी है, ये यहाँ पर 340 रन नहीं बना सकते थे। आप इस पाकिस्तान बैटिंग लाइनअप से 340 रन एक फाइनल में नहीं खा सकते थे। जैसे आपने 340 रन खा लिया, ऑब्वियसली 70-30 उनकी फेवर में हो गया था। आपने नई गेंद पर 2 विकेटें दी, मैच खत्म हो गया आपका। बैड डे, ठीक है, लेकिन आप देखें इस पाकिस्तान की टीम को आप 340 रन इन कंडीशंस में फाइनल में बनाते देख पा रहे हैं। मैं तो इस बात को नहीं समझ पाया हूं कि पाकिस्तान 340 रन कैसे बनाए। वाकई विक्रांत जो बातें कह रहे हैं, दरअसल 16 आने सही इसलिए क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज भारत में सब इस वजह से निराश हैं क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ मैच हार गए। हाँ, वो एक बहुत बड़ी वजह है, लेकिन ये एक मैच के तौर पर हम देखते हैं, अगर भारतीय टीम ने थोड़ा सा संघर्ष किया होता, मुकाबले की थोड़ी सी खुशबू आई होती इस पूरे मैच में से, पाकिस्तान की ऐसी टीम इतने रन बना ले और भारत की ऐसी टीम जहां पर बड़े बड़े बल्लेबाज हो वहां पर इतने रन भी ना बन पाए, ये समझ में नहीं आता। हम आपको दिखाते हैं सिलसिलेवार की किस तरीके से हुआ है ये।
16 गेंदों में उम्मीदें स्वाहा। पाकिस्तान जैसे देश में टीवी सेट टूटते होंगे। हिंदुस्तानी फैंस को मैं तो यही सुझाव दूंगी कि हॉकी टीम अगर मैच नहीं आप देख पाए थे तो उसे आप देखिएगा। हमने तो 2 जगह पर देखा, हॉकी वाला मैच देखिएगा क्योंकि 7-1 से पाकिस्तान को धोया है। उसमें कहीं पर जीत मिली है, उसका भी जश्न बनना चाहिए। उसका जश्न बहुत जरूरी है। बहुत बेहतरीन वो मैच था। बिल्कुल जश्न बनना चाहिए क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी हॉकी भी आगे बढ़े। हाँ। ये भी एक वर्ल्ड की चैंपियन रह चुकी है हॉकी, तो आहिस्ता आहिस्ता हॉकी की भी इंप्रूवमेंट हो रही है। सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स ओलंपिक में उसी में मिले हैं। वो मिल हाँ उसी में मिले। और देखिए ये मैच जो हुआ है ठीक है। यहाँ वाला मैच मदन जी, यहाँ पर मुझे लगता है कि सारे सबक देखने हैं इन लोगों। हाँ बिल्कुल। क्या क्या गलतियां, अब यहाँ से वेस्ट इंडीज जाएगी टीम, वहां पर वनडे खेलने हैं, T20 खेलना है। अब बायलैटरल सीरीज में जीतकर आप वैसा जश्न नहीं मना सकते। ऐसा आखिरी मोमेंट पर आकर आपने एक छोटी सी चूक, नहीं तो आप इतिहास रच देते। कोई टीम आज तक डिफेंड नहीं कर पाई थी अपनी चैंपियंस ट्रॉफी। हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा क्योंकि देखिए डिफेंड करना बहुत बड़ी बात होती है। और देखिए गलतियां की आप जो बात करते हैं ये एनालाइज जरूर होना चाहिए। ये नहीं होता, कई बार ऐसा होता है कि इंडियन टीम में जो गलतियां कर बैठी है वो चुप गई और उसके बाद आप फिर दोबारा आपने फिर शुरू एक मैच जीता, सब भूल गए आप। पर 1-2 जो पॉइंट्स विक्रांत ने भी रखे हैं, अजहर ने भी रखे हैं, मैं समझता हूँ कि वो बहुत बेहतरीन पॉइंट है कि आप बॉलर हैं या बैट्समैन है। हाँ। आपकी सिलेक्शन कैसे बॉलर एज ए बैट्समैन होती है। हाँ। पहले आप बॉलर है तो आपको बॉलिंग अच्छी करने में, फिर आपके रन बनने चाहिए। केदार यादव की आपका रन बनना है। इरफान पठान के वक्त हुआ था ना कि वो बैटिंग अच्छी करने लगे थे, बॉलिंग में धार खत्म हो गई थी, उन्हें टीम से ड्रॉप किया गया था उसके बाद। आपका मेन रोल देखा जाए, बॉलर से बैट्समैन से आप बॉलर। आप सेलेक्ट कैसे होते हैं? अगर सपोज मैं बॉलर हूं तो मेरे को विकेट्स निकालना मेरा पहला काम है, फिर मेरा रन अगर मैं बनाता हूं तो मेरा बोनस है ये। तो ये हार्दिक पांडे का ये बोनस है, पर इसको बॉलिंग जो है आज अच्छी करनी चाहिए थी। आज हमारे चारों के चारों 5 बॉलर जितने बिल्कुल ऑफ कलर रहे। एक भुवनेश्वर को छोड़ के उसको भी बाद में मार पड़ी काफी, पर आज ऑफ कलर थे पूरे बॉलर बराबर बॉलिंग नहीं। भारत ने एक ऐतिहासिक मौका गंवा दिया है चैंपियंस ट्रॉफी को डिफेंड करने का, लेकिन फाइनल तक का ये सफर रहा है। कई अच्छे पल भी इसमें आए हैं, लेकिन एक आखिरी मौके पर आकर सब कुछ धुल गया है।